साथियों नमस्कार। मैं आपके अमोल। अभी अभी ज्ञात हुआ है, सूचना प्राप्त हुई है कि कन्नौज रेलवे स्टेशन पर किसी नवनिर्माण कार्य में कोई हादसा हो गया है। उसका एक पार्ट टूट कर गिर गया है नीचे, जिसके मलबे के नीचे करीब 20-25 लोग जो है दबे हुए हैं। कुछ लोग उसमें निकाल लिए गए हैं, 20 लोग। अभी 5-6 लोग अब भी हैं और अभी पूरी तरह से परिणाम नहीं आए हैं। अभी पूरी तरह से सूचना प्राप्त नहीं हुई है कि क्या हुआ है। वो तो कल या परसों तक ही आएगा और क्यों हुआ है ये भी बाद में ही मालूम होगा। परंतु घटना हुई है और उस घटने में कुछ लोग घायल हुए हैं, कुछ लोग अभी मलबे के नीचे हैं। तो एक भगदड़ सी मची हुई है। प्राय देखा होगा आपने कि इस तरह की घटनाएं जो है आए दिन होती जा रही हैं, विशेषकर सरकारी कार्यों में। कहीं न कहीं लापरवाही हो रही है, कहीं न कहीं गलत निर्माण हो रहा है, कहीं न कहीं अधूरा और निम्न स्तरीय सामानों की आपूर्ति हो रही है या लगाया जा रहा है, या बहुत सारी लापरवाहियां हो रही हैं, या जिम्मेदारी का वहन करना आदमी के जेहन से गायब है। वो जिम्मेदारी महसूस ही नहीं करते। वो जिम्मेदारी महसूस करते हैं तो जिम्मेदारी होती है, अगर नहीं महसूस करते हैं कोई जिम्मेदारी नहीं है। एक अलग सा ट्रेंड चल रहा है और आए दिन इस तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं और शासन और प्रशासन मस्त है। उसको सूचना मिलने पर वो यहीं उसका स्टाफ, वो खुद नहीं बल्कि उनके अमला फैला या स्टाफ उनके या उनके अधिकारी एक दूसरे से कम्युनिकेट पहुंचो हुए साइट पर और ऐसा हो गया और क्या माजरा है ये देना है। और प्रेस का काम ही यही है कि प्रेस भी अपना मजा लेता है उसमें। ये हो गया है तो वो हो गया है। हर प्रेस की आप घटना का विवरण सुनेंगे तो अलग अलग होगा। एक अजीब सी, एक विचित्र सी स्थिति देश के अंदर पैदा हो गई है और कहीं कोई जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं है, कहीं कोई जिम्मेदारी नहीं है। सब सोर्स है, सिफारिश है। जो उसमें मजदूर मरा होगा या जो मजदूर अभी तो सूचना पुष्ट नहीं है, और जो घायल हुआ होगा उसकी खाना पूर्ति कर दी जाएगी और काम खत्म हो जाएगा और जनता भी भूल जाती है, अधिकारी तो पूछना ही नहीं। ये क्यों हो रहा है ऐसा? इसलिए हो रहा है कि कठोर दंड का प्राविधान नहीं है। ये प्रजातंत्र माहौल है। ये प्रजातंत्र एक हास्यास्पद स्थिति में है। या प्रजातंत्र का मतलब होता है ये प्रजातंत्र, प्रजा का तंत्र है। इसमें कहीं कोई जिम्मेदारी किसी की नहीं है। तनख्वाह लेने की जिम्मेदारी तो है, भ्रष्टाचार करने की जिम्मेदारी तो है, सोर्स सिफारिश करने की जिम्मेदारी तो है, लेकिन गुणवत्ता की जिम्मेदारी नहीं है। सही काम हो इसकी जिम्मेदारी नहीं है। बाकी सारी चीजों की जिम्मेदारी है। अब शीर्ष पर बैठे हुए लोग कहते हैं कि 3 किलो गाली रोज हमको मिलती है। इतना गैर जिम्मेदाराना बयान जो है का क्या मतलब है? क्यों कोई गाली देगा भाई? क्यों कोई वो करेगा? इस तरह की घटिया हरकत क्यों करेगा? ये समझ में नहीं आती है। या ये नेहरू जी की वजह से गाली मिल रही है, ये भी समझ में नहीं आता कि नेहरू तो मर गए, क्या स्वर्ग से जो है वो गालियों का कंट्रोल करते हैं?
तो एक गैर जिम्मेदाराना वातावरण जो है पूरे देश में फैल चुका है, फैल रहा है और फैलेगा। जिम्मेदारी नाम की कोई चीज नहीं है। जिम्मेदारी को जो उठाता है या जिम्मेदारी से जो काम करता है उसको मूर्ख समझा जाता है इस समाज में। जो बयानबाजी करता है, जो हंसी और मजाक उड़ाता है, जो ये कहता है कि पटेल प्रधानमंत्री बने होते तो देश का नज़ारा ही कुछ और होता, तो ऐसे कर दो ना, आप एक नियम बनवा दो कि कोई भी प्रधानमंत्री एक ही बार रहेगा, पूरी जिंदगी में एक बार रहेगा, दोबारा वो प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। देखो कैसे होता है, न गाली सुनना पड़ेगा, न कोई जिम्मेदारी की बात होगी। 5 साल तो आराम से आप काट लोगे। फिर आपको जो है प्रधान उस पद पर जाना नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर प्रशासनिक अधिकारियों की नौकरी भी कम करो, उनकी नौकरी 15 साल से ज़्यादा न हो। मिलिट्री वालों की नौकरी 15 साल होती है, क्योंकि ये मान लिया जाता है कि 15 साल के बाद उसकी शक्ति नहीं होती है। और अधिकारियों की भी मान लीजिए कि उनके पास दिमाग नहीं रहता है, वो पैसे खा खा करके मोटे हो जाते हैं, भ्रष्टाचार करके मोटे हो जाते हैं। इसलिए प्रशासनिक अधिकारियों की नौकरी की अवधि 10 से 15 साल रखी जाए और काफी भय रहेगा, काफी डर रहेगा। काफी यहाँ तो एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन दिए जा रहे हैं। यहाँ तो 36 साल 37 साल की नौकरी करने के बाद आप 10 साल और रह लो भाई, हमारे पक्ष के आदमी हो तो क्या दिक्कत है। तो पूरा देश कहाँ किस ओर जा रहा है। अभी गुलामी से पेट नहीं भरा है तो गुलामी की तरफ कहीं ये जा रहा है रास्ता। सबकी नौकरियों की अवधि कम करिए और एमएलए एमपी की भी अवधि जो है 5 साल से घटा के 4 साल कर दीजिए और उसी इलेक्शन में दूसरा एमएलए चुन लीजिए। जो दूसरे नंबर पर एमएलए है वो 3 साल बाद वो एमएलए हो जाएगा। देखिए कैसे नई स्थिति कंट्रोल होती है। आप चुनाव कराते हैं 5 साल पर, उसमें पहले और दूसरे नंबर पर लोग होते हैं, उसकी अवधि 2.5 साल कर दीजिए कि और दूसरे की अवधि भी 2.5 साल कर दीजिए। दूसरे नंबर पर जो हो वो भी एमएलए बने एक ही इलेक्शन में। इस तरह से आप 10 साल बाद भी इलेक्शन करा करके 1 से 3 तक का अगर रख देंगे तो 10 साल बाद इलेक्शन कराने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि इलेक्शन में बेईमानी तो आम हो गई है। इलेक्शन कमिश्नर पर आक्षेप लगते हैं और इलेक्शन कमिश्नर बोलता नहीं। सेशन भी तो इलेक्शन कमिश्नर थे, किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी कि कोई बोल सके। तो इलेक्शन कमिश्नर तो ऐसा लगता है कि चुना हुआ व्यक्ति है और वो सरकारों के लिए काम कर रहा है, वो संवैधानिक पद पर नहीं है और उसको कुछ भी कहते रहिए, कुछ भी करते रहिए, वो कोई उसका मतलब संज्ञान ही नहीं लेता वो। आप ऐसे कर दीजिए, 10 साल पर इलेक्शन कराइए, 20 साल पर इलेक्शन कराइए, देश का पैसा तो बचे। क्योंकि यहाँ तो कहते हैं ना कि एक कुदाल मारो तो अरब में तेल निकल आता है और हिंदुस्तान में मारो तो भ्रष्टाचार निकल आता है। अब हम कहें कि ये जितने जोगी साधु संत ये वो हैं, ये भी सब भ्रष्ट हैं, मुफ्त का खाते हैं और पब्लिक में जागरूकता के बजाय अजागरूकता फैलाते हैं, ढोंग पाखंड आडंबर फैलाते हैं और अच्छा खाना खाते हैं और उनका मान सम्मान भी है। पालकी में चलते हैं, कई तरह के टीके और वो लगाते हैं ललाट पर। उससे क्या मतलब है, ललाट पर टीके लगाने से
आप साधु हो जाएंगे, सन्यासी हो जाएंगे, कि चरित्र से आप साधु और सन्यासी होंगे? तो इस देश का तो हम समझते हैं कि किसी ने कहा था कि रशिया में 50 वर्ष में भ्रष्टाचार जाएगा और अमेरिका में 25 वर्ष में भ्रष्टाचार गया। हम तो समझते हैं कि हिंदुस्तान से कभी भी भ्रष्टाचार नहीं जाएगा। ये भी एक भ्रष्टाचार है कि आप साधु सन्यासी बन के ढोंग पाखंड आडंबर फैलाते हैं, माथे पर दुनिया भर का जो है नक्शा बनाते हैं और खूब अच्छे अच्छे खाने खाते हैं और लोगों को झूठी और अनलगर बातें समझाते हैं। मैं खुल के कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि देश की जनता इन साधु सन्यासों से भी त्रस्त है। एक अलग रंग का कपड़ा पहन लेते हैं। साधु सन्यासी होने के लिए कुछ करने की जरूरत ही नहीं है कि अलग कपड़ा पहने, अलग टीका फन्ना लगाएं और अलग तरीके से करें। साधु तो दिन में एक बार खा लेता है तो फिर दोबारा नहीं खाता। यहाँ तो जाने क्या क्या मलाई और ये और वो, जो भी अच्छे से अच्छे, कुछ तो नॉन वेज भी हैं। और तरह तरह के साधुओं की यहाँ संस्थाएं हैं, मठ हैं। 108 तो हमें मालूम है सन्यासियों के मठ हुआ करते थे बनारस में, आज तो नहीं है। वहाँ पर एक दशाश्वमेध घाट के पास अपारनाथ मठ हुआ करता था, जो रेवेन्यू का रिकॉर्ड में भी है। उसमें 108 सन्यासियों के मठ थे, उसमें एक अपारनाथ मठ भी था, सब बहुत बड़ा। तो ये तो पुरातन है हिंदुस्तान का, साधु सन्यासी ये और वो। साधु सन्यासी होना कोई बुरा नहीं है, मैं मानता हूँ कि ठीक है। साधु सन्यासी होने से कई चीजें होती हैं, जनता के अंदर जागरूकता आती है, भ्रष्टाचार कम होता है, या उनका एक अपना ओछे अगर ना हो तो एक अपना आदर्श है। यहाँ कोई आदर्श नहीं है। यहाँ साधु सन्यासी प्रधानमंत्री बनना चाहता है, मुख्यमंत्री बनना चाहता है, नेता बनना चाहता है। अनेकों उदाहरण हैं, हम कह नहीं रहे हैं, उदाहरण अनेकों हैं। आप देखिए, अब किसका किसका नाम हम ले और क्यों ले। देश रसातल में जा रहा है। देश के प्रति कोई निष्ठावान नहीं है। न तो प्रशासनिक अधिकारी हैं, न पुलिस अधिकारी हैं, न ही नेता हैं, न ही संस्थाएं हैं। पूरे देश में भ्रष्टाचार का एक अलग आलम है। और हम कहते हैं हम तो, हमारे यहाँ तो साधु सन्यासियों का है, हम तो साधु हैं, हम तो सन्यासी हैं और सारे कर्म करते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हैं, इसलिए हमें तो कन्नौज की घटना का वो मतलब संज्ञान था, लेकिन घटना के साथ साथ उसके लिए जिम्मेदार और जुड़े हुए लोगों का भी एक वो है। पुलिस अधिकारियों की नौकरियां कम करिए, 10 साल करिए इनकी नौकरी, देखिए कैसे नहीं ठीक होता है मामला, करके तो देखिए। और अगर नहीं कर सकते हैं तो ठीक है, फिर तो जो हो रहा है सो हो ही रहा है। किसी ने कहा भाई सर में कितने बाल हैं नाऊ, तो उसने कहा वो तो आ ही रहा है सामने, गिन लेना आप। तो ये जो चल रहा है, ये सरकार गिर रही है, वो सरकार रही है, यूट्यूब पर सुनते सुनते देखते देखते आज ये सरकार गिर गई। ये तो पत्रकारों का कमाल है। नीतीश की सरकार गिर गई है, वो राज्यपाल के यहाँ चले गए हैं, ये मीडिया है। और लगता है कि अब अगली सरकार बनने ही वाली है। मतलब पत्रकारिता चलाने के लिए भी छल कपट और छलावा करने की आवश्यकता है, काम करने की कोई आवश्यकता नहीं। काम आप न करिए। यहाँ इतने किसान मर रहे हैं खेतों में, अगर कोई किसानी किया होगा, कोई खेतों में काम किया होगा तो उसे अंदाजा होगा कि खेत में कितना काम करना पड़ता है, तब जाके अन्न पैदा होता है, वो भी 6 महीने में। जिस अन्न को खा के आप जीवित हैं, और अगर आपको अन्न न मिले
तो आप 3 दिन से पहले, 3 दिन के अंदर ही जो है चल देंगे यहाँ से। अब वो किसान मूर्ख है जो अन्न पैदा करता है। यहाँ तो अन्न ही नहीं पैदा होना चाहिए। आधी से ज्यादा आबादी खत्म हो जाएगी। आबादी कम करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बर्थ कंट्रोल नहीं करना पड़ेगा। बस किसान अनाज पैदा करना बंद कर दे। और इन किसानों की दुर्दशा भी की जा रही है, इन किसानों के साथ अत्याचार भी किया जा रहा है। प्रशासनिक सुधार के नाम पर जाने कितने आयोग बनते हैं, ये बनते हैं वो बनते हैं। नौकरियां कम कर दिए, एम्प्लॉयमेंट भी उससे बढ़ेगा और उससे नए लोग भी आएंगे, उत्साही लोग आएंगे, काम करेंगे। उनको डर होगा कि 10 साल बाद हमें जाना है तो काम भी कुछ करना पड़ेगा। यहाँ तो 37 साल, 38 साल बाद रिटायर होने के बाद बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अधिकारी और संवैधानिक पदों को अधिकारी जो है उनको सरकार फिर से री एम्प्लॉयमेंट कर लेती है। तमाशा है। और सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ आदमी कह रहा है हमें तो गालियां मिलती हैं 3 किलो, उसका तौल भी है उनके पास, उनका तौल भी है कि 3 किलो 4 किलो गालियां मिलती हैं, किलो में गालियां यहाँ दी जाती है। ठीक है, बहुत कुछ अगर जो कहना था हमने कह दिया। और देश से मुझे लगाव है और सबको होना चाहिए, मैं अकेला नहीं हूँ, बहुत सारे लोगों के हैं। जहाँ यहाँ गुलाम रहे हैं, हम गुलाम में भी गुलाम रहे हैं, इन देवी देवताओं के, इन भगवान के, इन ईश्वर के, जाने किसके किसके हम गुलाम रहे हैं। बस हजारों सालों से वो गुलामी तो अभी भी चली रही है और एक दूसरी गुलामी शुरू भी हो गई है। तो अब ठीक है, जिसको भारत में कहते हैं ना जन्म लेना है तो ले जन्म, कोई दिक्कत नहीं है। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं और आपसे अपेक्षा करते हैं आप इसको पढ़ेंगे, इस चीज पर मनन करेंगे, मनन करके हमको भी कमेंट बॉक्स में बताएंगे और सरकारों को भी बाध्य करेंगे, क्योंकि जनता तो सर्वोपरि हमेशा रही है, प्रजातंत्र में भी रही है, राजतंत्र में भी रही, कभी भी रही है। जनता तो जनता है और भुगतती भी जनता ही है। फायदा तो नहीं उठा पाती, वो तो उसमें चंद लोग उठाते हैं, लेकिन अत्याचार तो नहीं होता उसके साथ ना इंसाफी तो नहीं होती अगर जागरूक है तो इसलिए इस पर मनन भी करिए, पढ़िए, इस पर आवाज भी उठाइए और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर और लाइक भी करिए, क्योंकि उससे हमारा भी मनोबल बढ़ेगा। हम भी थोड़ा अध्ययन मनन करेंगे, क्योंकि देश से तो प्रेम करना हमारी मजबूरी है। मनुष्य होने के नाते मनुष्य से प्रेम करना हमारी जिम्मेदारी है। मरने जीने का कोई मतलब नहीं है, दुख और सुख तो रहेगा। भगवान बुद्ध ने कहा दुख तो रहेगा ही रहेगा, दुख को तुम खत्म नहीं कर सकते। उसी दुख के नाम पर सारे ढोंग पाखंड आडंबर होते हैं। दुख के उपाय भी बताए जाते हैं तरह तरह के। एक आसाराम बापू भी बताते थे दुख का उपाय। तो इसी के साथ वीडियो जो है समाप्त करते हैं और आपको मनन करने के लिए हम चाहते हैं प्रेरित भी करें और मनन करिए, सुझाव और शिकायतें भेजिए, जिसको करना होगा नहीं करना होगा, लेकिन आप अपना फर्ज अदा करिए। धन्यवाद। जय भीम, जय नेहरू, जय बुद्ध, जय संविधान।